हेलो मित्रों, हम PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो 2 है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। ये पहला पार्ट डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2024 का पेपर है, इसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसको हम लोग 360 डिग्री जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं सारे एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, स्टेटमेंट करेक्ट है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक जो रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और क्या दशाएं होनी चाहिए? और दशाएं होनी चाहिए कि आदर्श दशाओं में अगर देखें, आइडियल सिचुएशन में चाहिए कि जो सॉइल है, मिट्टी है, वो काली मिट्टी अगर हो तो बेहतर होगा। ठीक है, काली मिट्टी का अगर क्षेत्र है तो बेहतर होगा। ये सब चीज़ें हैं। और अब देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे ये वाला जो रीजन है ये कपास की मिट्टी या कॉटन सॉइल के लिए फेमस है। ठीक है, कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भारत में जैसे क्या है कि कॉटोनोपोलिस, भारत में कॉटोनोपोलिस किसको कहा जाता है? ठीक है, कॉटोनोपोलिस किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मुंबई को। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ये कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उत्पादन में अगर देखें हम, उत्पादन में अगर देखें, विश्व में पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे पर आता है भारत। ठीक है, और भारत में ही अगर देखें उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे पर आता है गुजरात। टॉप 2 कंट्रीज और टॉप 2 स्टेट्स को याद रखेंगे कि जैसे चीन और भारत पहले नंबर पर है विश्व में, और भारत में महाराष्ट्र और गुजरात नंबर 1 पर है कॉटन के प्रोडक्शन में। ठीक है, कुछ और चीज़ें ध्यान में रखते हैं जैसे कि BT कॉटन। ठीक है, भारत में पहली बार जो कोई बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप को लागू किया गया था वो BT कॉटन 2002 से लागू है, 2002 से ये लागू है। ठीक है, MSP इस पर मिलती है, कॉटन क्रॉप पर MSP जो है अवेलेबल है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान में रखना है, उत्पादकता में अगर देखें कि जो प्रोडक्टिविटी होती है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए भारत ने अभी बजट में, जो रिसेंट का बजट आया है 2025 का, उसमें एक कॉटन मिशन शुरू करा है। अगर आपको जानकारी होगी तो कॉटन मिशन शुरू करा गया है। इसका जो मेन लक्ष्य है वो उसमें उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, कॉटन क्रॉप्स की क्या करना, उत्पादकता बढ़ाना। और ये 5 साल की योजना है, 5 साल की योजना है। इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और गुड क्वालिटी कॉटन को उगाना है जिससे हमारे पास अच्छी टेक्सटाइल बन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये कहाँ पर है? ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, और अगर हम भारत में बात करें कि लॉन्ग स्टेपल, जो लंबे रेशे का जो कॉटन होता है वो कहाँ पर उगाया जाता है, तो ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु में उगाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहली जो फर्स्ट कॉटन मिल भारत में कहाँ लगी, तो ध्यान में रखना है करीब 1854 में, है ना, 1854 में बॉम्बे मिल्स की स्थापना हुई। तो ये हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इतने फैक्ट्स अगर कर लेंगे तो मोर और लेस आपका हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कृषि के बाद, कृषि में भारत की लगभग 44% जनसंख्या एम्प्लॉयड है। कृषि के बाद जो दूसरे नंबर पर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है। ठीक है, कपड़ा उद्योग ही है जिसमें कृषि के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक हॉलिस्टिकली पूरा तैयार कर लिया इसमें। ठीक है, तो जैसे और एक फैक्ट ये भी पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन, मतलब सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन होती है वो भारत है। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन में नंबर 1 पर है लेकिन उत्पादन में नंबर 2 पर है, ध्यान रखिएगा। इतने सारे फैक्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मोर और लेस आपका एक चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लाल मृदा, भारत में जो लाल मृदा है वो भारत के दूसरे सबसे बड़ा समूह दर्शाती है। सही बात है, 18% भूभाग पर लाल मृदा है। ठीक है, और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। देख लेते हैं, जैसे कि लाल मृदा का क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ा मृदा समूह है जलोढ़ मिट्टी का है, एलुवियल सॉइल का है, करीब 48%, 45 से 48%। या पूरा गंगा का डेल्टा देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देख रहे हैं, KG बेसिन का डेल्टा देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये पूरी जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरे नंबर पर आती है 18% के साथ रेड सॉइल आती है और 16% के साथ कॉटन सॉइल आती है। ठीक है, कहीं कहीं पर डेटा मिसिंग हो जाता है तो कुछ चीज़ें इंटरचेंज हो जाती हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि कॉटन रेड सॉइल दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा, रेड सॉइल का जो कलर होता है लाल क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक, और कुछ हमें बातें ध्यान रखनी है रेड सॉइल के रिगार्डिंग कि रेड सॉइल में ध्यान रखिएगा रेड सॉइल पुअर होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस कमी होती है, जबकि ये रिच होती है, लगभग कुछ बहुत होता है इसमें पोटाश होता है, लेकिन नाइट्रोजन, ह्यूमस और
फास्फोरस नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा जहाँ पर भी ऑर्गेनिक ठीक है मटेरियल है या फिर जो वेजिटेशन है, तो अगर उसके सड़ने गड़ने से भी जो है नाइट्रोजन बनता है, ह्यूमस बनता है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्योंकि देखिए वेजिटेशन कम है तो यहाँ पर नाइट्रोजन कमी दिखती है। और फास्फोरस की कमी क्यों है, क्योंकि ये जो सॉइल है रेड सॉइल का जो रीजन है वो ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, और ऐसी चट्टानों में पोटाश ज़्यादा मिलता है, फास्फोरस कम मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी है, जबकि पोटाश की अधिकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको लाल सॉइल के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी फसल आप देख लीजिएगा इन क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। अगर इनमें पानी दे दिया जाए, पानी की सप्लाई कर दी जाए, इरीगेशन सप्लाई कर दी जाए, तब ये चीज़ें होंगी। ठीक है, भारत में अगर पूछे कि नाइट्रोजन में जो जहाँ पर नाइट्रोजन अच्छी है सॉइल में, वो कहाँ पर है, तराई सॉइल। ठीक है, भारत में जो तराई सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं चावल में देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 3 ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे स्टेटमेंट कह रहे हैं चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है, ये करेक्ट है। और जो 100 सेंटीमीटर की रेखा है वो अलग अलग करती है इन क्षेत्रों को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। करीब 100 सेंटीमीटर की रेखा ये भारत में यहाँ से ऐसे पास होती है, तो ये यही रेखा जो करती है इसको अलग करती है, ये यहाँ से करीब जब पंजाब के नीचे से, ठीक है, यहाँ से। तो आप समझिएगा इसमें क्या है, अगर हम उत्पादन में देखें चावल के उत्पादन में, तो इसका जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें चावल के बारे में थोड़ा सा। चावल में क्या है, ध्यान रखिएगा जो नया डेटा आया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसमें यह है कि तेलंगाना नंबर 1 पर है। ऐसे में ध्यान में रहता है कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, लेकिन अब चेंज हो चुका है डेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेलंगाना है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल है, तो 3 आपको ध्यान में रखना है, टॉप 3 इसमें ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर रेनफॉल हो जाए उस क्षेत्रों में ये चावल होता है, और उच्च आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है अच्छी होनी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होनी चाहिए उसके लिए। और भारत में जो चावल एक्सपोर्ट करा जाता है, जो निर्यात करा जाता है, उसमें ध्यान रखिएगा बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल भारत से खूब निर्यात किया जाता है। और एक फैक्ट मैं बता दूं कि उत्पादन में अगर हम देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखें, तो पहले नंबर पर यहाँ पर भी चीन है, मोस्टली चीन ही है, और दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, और एक फैक्ट मैं बता दूं कि 90% विश्व का लगभग 90% जो चावल होता है वो एशिया में होता है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो इसको करेक्ट करिएगा कि 90% चावल का उत्पादन जो विश्व में होता है वो एशिया में, अकेले एशिया करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ध्यान में रखिएगा डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीजेस चावल में होती हैं, कौन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान में रखिएगा एक टुंगरो होता है रोग, ये वायरस की कमी से उसमें होता है चावल में। ठीक है, और ब्राउन स्पॉट करके डिजीज़ है, वो भी चावल में होती है। ऐसे ऑप्शन में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज़ चावल में होती है या नहीं होती है, कौन सी बीमारी होती है, किसके कारण होती है। तो टुंगरो वायरस कारण होती है, ब्राउन स्पॉट होता है रोग। एक आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर फॉल्स स्मट करके एक रोग है, वो भी यहाँ चावल में होता है। और स्टेम रॉट होता है चावल में, और रेड रॉट होता है शुगर केन में, गन्ने में। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, उनके नाम ध्यान रखिएगा और किसके कारण होती है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्टिविटी में, अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन की बात कर ली, उत्पादन में, तो उत्पादन में तो चीन नंबर 1 था, लेकिन अगर हम उत्पादकता में बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट का नाम आता है। नंबर 1 उत्पादकता में कौन है, इजिप्ट है। ठीक है, और भारत में अगर हम देखें उत्पादकता में नंबर 1 कौन है, तो यहाँ पर आएगा पंजाब। ठीक है, एरिया वाइज प्रोडक्शन वाइज कौन है, प्रोडक्शन वाइज कौन सा है, तो तेलंगाना है। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, तो यूपी है। ठीक है, यूपी है यहाँ पर। और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता से पंजाब है। तो ये कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंट में एक चावल समझौता हुआ है, तो चावल समझौता किन देशों के मध्य हुआ है, ध्यान में रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य चावल समझौता एक हुआ है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये आ सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और बासमती चावल के बारे में बताया कि निर्यात होता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है बासमती राइस है, और ये एरोमेटिक होता है, खुशबूदार होता है। ठीक है, और ये जो इसके जो चावल के जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये सब आपको फैक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे चावल के लिए। ठीक है, तो भौगोलिक दशा हम लोगों ने बात ही कर ली कि 200 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, और अच्छी सॉइल के लिए वही जो बात है ना कि पैडी होता है, पैडी कल्टीवेशन के लिए, और अलग अलग तकनीकी है इसमें। ठीक है, एक जया। ठीक है, नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ स्पेन और फ्रांस की सीमा पर जो पर्वत है उनको कहा जाता है पेरनीज, और इटली के जो स्विट्जरलैंड में है वो एल्प्स के पर्वत हैं। बुल्गारिया में बाल्कन के रेंजेस हैं,
और इटली में आप अपनीज। ठीक है, कुछ देख लेते हैं मैप में। बहुत इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पर्वत, अगर पर्वत श्रेणी को पता है तो ठीक है, ये मैपिंग का पार्ट है। यूरोप में अगर मैपिंग आपने करी होगी ठीक से तो आपको पता होगा। ठीक है, ये आप हेल्प दे सकते हैं। यहाँ पर जो है सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत है यहाँ पर, तो वो कौन से हैं? पायरनीज हैं। इटली आप देख रहे हैं यहाँ पर, इटली यहाँ पर जो है अपनीज है। ठीक है, और यहीं पर जो बुल्गारिया है वहाँ पर आप समझ सकते हैं बाल्कन पर्वत है। तो बहुत इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, ये यूरोप की मैपिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। कुछ मेजर पर्वत यहाँ पर, कुछ जो मेजर माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में बताया गया है। एंडीज, इटली ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसफ मैसिव है, विंसफ मैसिव। ठीक है, तो इसका थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ठीक है, हिमालय सब कर ही लेंगे। अल्ताई माउंटेन यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ माउंटेन उनकी रेंजेस एक बार ध्यान में पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ बहुत ईजी कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर आप ठीक से पढ़ के मैपिंग करके जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बताना है, विचार करना है। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, सही बात है। और यहाँ पर जो सिंचाई गहनता इतना है और जो कृषि गहनता इतनी है, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट टफ था। जिसको पता है चीज़ें पता है, नहीं तो फिर ये मुश्किल था स्टेटमेंट, इसको लगा पाना। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे ये क्षेत्र है ऊपरी गंगा जो प्लेन का मैदान है, ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये समझिए पहले यहाँ दिल्ली का क्षेत्र था, दिल्ली मतलब जो यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पर पहले मुगल शासन था। यहाँ पर आगरा है तो आगरा में भी मुगल शासन था। उसके बाद आप समझ सकते हैं ब्रिटिश टाइम आया तो वहाँ पर भी मुगल, वहाँ पर भी जो है दिल्ली कैपिटल बना रहा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी आसपास के रीजन में काफ़ी कैनाल सिस्टम काफ़ी जो है डेवलप हुई। जब कैनाल सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुई तो कृषि अच्छी उसमें अच्छी हुई। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा 1966-67 में पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कृषि सहन जो यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक रुहेलखंड प्लेन है, ध्यान में रखिएगा, रुहेलखंड प्लेन, गंगा यमुना का दोआब है। ये सब बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मिडिल गंगा प्लेन में कौन जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाता है और बिहार का पूरा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र आप समझ सकते हैं लोअर गंगा प्लेन में। तो गंगा को पढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभाजित कर दिया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान में क्या रखना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं तो कितने हैं? ये क्वेश्चन आता है 9 है, टोटल कितने? 9 है। और इसको प्लानिंग कमीशन ने ये सब अलग अलग करे थे। भारत में अगर पूछे कि भारत में कितने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो भारत में अगर बात करें तो 15 है। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन अगर भारत में पूछे तो 20 है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दे रखे, वो आप एक बार अपने से रीड कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, भारत में कितने इकोनॉमिक क्षेत्रों में इसको विभाजित करा गया है? इकोनॉमिक क्षेत्रों में अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश को कितने इकोनॉमिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 4। ठीक है, एक बुंदेलखंड का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, सेंट्रल यूपी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जिले हैं, जैसे 7 यहाँ पर हैं, 10 यहाँ पर हैं, 28 इधर हैं, 30 इधर हैं। ये सब कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, ऊपरी बारी दोआब नहर, ठीक है, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसमें से अगर आपको डी ऑप्शन भी पता होता कि इंदिरा गांधी नहर सतलज, रावी और ब्यास के संगम पर स्थापित है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो आपने अगर डी का थर्ड भी मिला दिया होता ये चीज़, तो ऑप्शन आपका आराम से हो जाता। फिर भी देख लेते हैं। ऊपरी बारी जो नहर है वो रावी नदी पर है। ठीक है, सरहिंद नहर सतलज नदी पर है। और गुड़गांव नहर, गुड़गांव वैसे भी समझ सकते हैं हरियाणा में गुड़गांव है, तो गुड़गांव नहर कहाँ होगी? यमुना नदी पर होगी। ठीक है, सतलज होने का कोई वही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। देख लेते हैं मैप पर एक बार, इसको देख लेते हैं कौन सी कैनाल कहाँ पर है। ये देखिए, बारी दोआब ये है रावी नदी पर। ठीक है, और उसके बाद सरहिंद है, गुड़गांव है, और ये जो नदी, ये जो यहाँ पर ये जो ऐसे करके जो नहर गई है यही है इंदिरा गांधी नहर। ये 650 किलोमीटर लंबी है और ये भारत की बताया जाता है कि सबसे बड़ी जो है कैनाल सिस्टम यहीं पर है, इंदिरा गांधी जो कैनाल सिस्टम है। ठीक है, भाखड़ा नागल और व्यास, ये भाखड़ा नागल डैम है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और यहीं से ये फ्लो करती है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या ध्यान में रखना है कैनाल इरिगेशन में कि भारत में जो सबसे पहला जो फर्स्ट जो कैनाल सिस्टम बना था उसका नाम हमें अगर ध्यान में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो जो ओल्डेस्ट कैनाल है भारत की, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड एनिकट कैनाल। ठीक है, ये चोला समय में डेवलप हुई थी। चोला एक अर्ली चोला थे, तो 2nd सेंचुरी BC में अर्ली चोलास के समय पे ग्रैंड एनिकट कैनाल जो है डेवलप हुई थी दक्षिण भारत में। तो भारत की सबसे पुरानी कैनाल यही है। ठीक, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, साथ में यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गोदावरी में एक कैनाल है, बकिंगम कैनाल। ठीक है, ये इसके बारे में पूछता है बकिंगम कैनाल कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, भारत में जो लॉन्गेस्ट हमने बताई थी, लॉन्गेस्ट कौन सी है,
तो आपकी ध्यान में रखना है इंदिरा गांधी कनाल 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लॉन्गेस्ट कनाल कौन सी है? तो शारदा कनाल, ठीक है, शारदा कनाल उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो और हमें अगर ये भी पूछे कि भारत में इरिगेशन जो होता है, सिंचाई होती है, तो उसमें कैनाल का कितना % है, तो रूल कितना होता है? 24%। करीब 24% जो इरिगेशन सप्लाई होती है वो कैनाल से होती है, कैनाल से होती है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कैनाल के रिगार्डिंग, ठीक है। और साथ में कैनाल अगर हम देख रहे हैं तो कैनाल सिस्टम अगर डेवलप हो रहा है, ठीक है, जैसे मयूराक्षी ध्यान रखना है। मयूराक्षी पूछता है कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में है, ठीक है। और बाकी निज़ाम सागर ध्यान में रखना है, तो मेट्रो डैम ये, ठीक है, कावेरी द्वीप पर है, तो ये ध्यान में रखना है कुछ। और भारत में जो नेशनल वाटरवेज हैं इनको भी देख लेते हैं फटाफट से कि भारत में जो इसमें स्थिति क्या है कि भारत में 111 नेशनल वाटरवेज प्रपोज करे हैं, मतलब बनाए नहीं, भी प्रपोज है कि यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। 111 टोटल नेशनल वाटरवेज को जो है प्रपोज करा है। और इसमें से अगर इकोनॉमिक सर्वे की माने तो 28 फंक्शनल हैं भी, 28 काम कर रहे हैं, 111 प्रपोज हैं। 14,500 किलोमीटर लगभग नेशनल वाटरवेज की लेंथ हो सकती है, मतलब पोटेंशियल इतना है 14,500 किलोमीटर, ठीक है। एक सबको पता रहता है कि नेशनल वाटरवे एक कहाँ से, तो प्रयागराज से, हल्दिया बता देते हैं, ठीक है। दूसरा जब पूछते हैं, दूसरे प्रॉब्लम आने लगती है, तो ध्यान में रखिएगा दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तीसरा अगर पूछे तो कोल्लम से, ये तीसरा है, कोल्लम से कोट्टायम के बीच में होती है, ठीक, कोल्लम से कोट्टायम के बीच में। नेशनल वाटरवे 4 अगर हम बात करें तो काकीनाड़ा से आपकी पुडुचेरी लग जाती है, ठीक है। नेशनल वाटरवे है 5 है। 5 में अगर बात करें तो ये पारादीप के पास है, ब्राह्मणी नदी यहाँ पर बहती है, तो यहाँ पर ये है। तो पांचों में पता होना चाहिए किसके बीच में है, ठीक है। ये डुबरी से सदिया के बीच में, ठीक है, सदिया से डुबरी के बीच में ये जो है वाटरवे है। तो सदिया यहाँ पर है और डुबरी यहाँ पर है, तो डुबरी से सदिया के बीच में जो वाटरवे है वाटरवे 2 है। तो हमें कुछ वाटरवेज के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है कि बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी कर लेते हैं। तो वाटरवे 1 पता है प्रयागराज से हल्दिया, वाटरवे 2 जो है ना आपको पता है कि डुबरी से सदिया के बीच में है, और वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टायम के बीच में केरल में स्थित है। वाटरवे 4 काकीनाड़ा से हमें पहुंचाना है पुडुचेरी के बीच में, और वाटरवे 5 हमारा कहा पारादीप के पास में छोटा सा वाटरवे है, यहाँ पर नेशनल वाटरवे है। तो ये 5 कम से कम आपको बताना चाहिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शहर के नाम बताने और योजना बनाए जाने की अवधि, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल था। अगर आप भिलाई को समझ जाते हैं कि भिलाई सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो डेवलप सिटी थी वो भिलाई थी। इसको डेवलप ही करा गया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। इसको डेवलप करने में किसका रोल था? यूएसएसआर का, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन, किस कंट्री ने जो है भिलाई में प्लांट लगाने, आयरन स्टील प्लांट लगाने में मदद करी थी? तो यूएसएसआर, रशिया ने उस टाइम पर मदद करी थी। तो भिलाई क्या हो जाएगा? स्वतंत्र मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन सा था प्लांट? भिलाई। तो अगर ये भी लगा देते कि डी का पहला, ठीक है, तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। उसके बाद समझिए कांचीपुरम, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कांचीपुरम पता होगा। कांचीपुरम पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल था, ठीक है, पल्लव का कैपिटल था कांचीपुरम। तो अगर आप 1-4 लगा देते तब 1-4 लगाते तो तब भी आंसर आ जाता। तो ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। और क्या है? जैसलमेर कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत और कोडाई कनाल इसके समय पर डेवलप हुआ, ठीक है। कुछ बेसिक कर इन्फॉर्मेशन देखें कांचीपुरम के बारे में। तो कांचीपुरम के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें कि कांचीपुरम क्या है और किस लिए फेमस है, बताता हूँ आपको। जैसे कांचीपुरम है, ठीक है, ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और जहाँ पर सिल्क की साड़ीज हैं वो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। कांचीपुरम के बारे में ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कांचीपुरम में ही टेम्पल है, उसका नाम क्या है? कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि चोला समय में बनाया गया था, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल यहाँ पर है। इसको सिटी ऑफ 1000 टेम्पल कहा जाता है, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल। अगर पूछे कि सिटी ऑफ 1000 टेम्पल कौन सी है, तो कांचीपुरम हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये कांचीपुरम किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो पोलार नदी के किनारे कांचीपुरम बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा कावेरी नदी अगर आए तो कावेरी गलत हो जाएगा, पोलार नदी किनारे है, ठीक है। जैसलमेर के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सैंड बहुत है, और सैंड से जो फोर्ट बने हुए हैं, जो किले बने हुए हैं, उनकी वजह से इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है, ठीक है। कोडाई कनाल के बारे में क्या फेमस है? कोडाई कनाल क्या है? ये ध्यान में रखिएगा, हिल स्टेशन है। भारत में जो हिल स्टेशन है साउथ में वो कोडाई कनाल है। ये पलानी हिल्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो नीलगिरी के साउथ में जो है एक हिल्स है पलानी हिल्स, उस पर ही है कोडाई कनाल। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन की जो है प्रिंसेस कहा जाता है, इसको राजकुमारी कहा जाता है। तो कोडाई कनाल को इतना पता होना चाहिए। और भिलाई के बारे में मैंने बताया आपको कि सेकंड 5 ईयर प्लान में डेवलप करा गया था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर है, लोहे जो उसका उद्योग है, स्टील का उद्योग है, और यूएसआर की मदद से इसको बनाया गया था। तो
इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और भिलाई आपको पता है ना, छत्तीसगढ़ में है ये, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो भिलाई है इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो वेरी गुड है। ये जो किस नदियों के संगम पर स्थापित है, ये क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीटेड, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो ये एक बार देख लेते हैं मैप में फटाफट से, और कुछ ट्रिक से याद कर लेते हैं इसको, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन अगर हो तो उससे अच्छा ट्रिक कोई बना के याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग आपको पता है भगवान विष्णु जो है, अगर उनके पास कोई जाता है तो उनके सारे पाप धुल देंगे। तो यहाँ से धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन रिवर है, ध्यान रखिएगा, अलकनंदा सब में कॉमन रिवर है। और जो दूसरी रिवर है उसके बारे में अगर हम ट्रिक से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे विष्णु भगवान सबके पाप धुल देते हैं, इसलिए धौली गंगा से धौल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, आगे समझ में आता है, देखिए कर्ण, ठीक है, कर्ण प्रयाग। अब कर्ण किस लिए फेमस है? कर्ण दान के लिए फेमस है। ठीक है, महाभारत में अगर आपने कर्ण की स्टोरी सुनी होगी, दान के लिए फेमस है। तो पिंडार में एक भी पिंड जो कराया जाता है वो भी एक तरह का दान होता है। तो पिंडार ध्यान रखिए कि कर्ण पिंड, ठीक है, ऐसे करके। रुद्रप्रयाग, भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। और यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है। तो यहाँ पर बना लीजिए कि भगवान शिव के जो सेवक हैं या फिर जो उनके भक्त हैं, उनमें मुंड की माला पहने हुए भी कई सारे भक्त हैं। ठीक है, भूत प्रेत कहा जाता है, भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो मुंड की माला मंदाकिनी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये सब नदियाँ बहुत पवित्र हैं, इनका नाम वैसे कुछ नहीं हुआ, बस ट्रिक बनाने के लिए ऐसा करा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग से ध्यान रखिएगा कि भागीरथी जो है नदिया के इसमें मिल रही है अलकनंदा में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि देव की कृपा से भाग खुल जाता है। ठीक है, तो अगर ट्रिक बनाए तो देव की कृपा से क्या हो जाता है? भाग खुल जाता है। अगर देव कृपा करेंगे तो भाग खुल जाएगा। तो भाग से भागीरथी, ध्यान रखिएगा। तो भागीरथी नदी पर ही टिहरी डैम है। ठीक है, अगर टिहरी डैम पूछे भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो टिहरी डैम है, 260 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो भारत में सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है। गंगोत्री से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, मंदाकिनी ध्यान रखिएगा, केदारनाथ, जब केदारनाथ भगवान की यात्रा होती है तो यह मंदाकिनी नदी किनारे है। 2013 में अगर आपको ध्यान होगा जो फ्लड आया था, तो ये मंदाकिनी नदी मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिल गई थी, जिसकी वजह से इसका पानी बहुत बढ़ गया था। 2013 में यहाँ पर फ्लड आया था केदारनाथ में। ठीक है, भागीरथी से आपको पता है अलकनंदा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो ये इसके बाद अब देवप्रयाग देखेंगे, देवप्रयाग हो गया। उसके बाद आगे जाके नदी जो है हरिद्वार के बाद गंगा जो है प्लेन एरियाज में, हरिद्वार के बाद गंगा का क्या होता है, प्लेन एरियाज में इंटर करती है। तो देख लेते हैं, ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो देवप्रयाग आप लगा सकते हैं ना, देवप्रयाग के बारे में। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्र अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मंदाकिनी और अलकनंदा के उस पर जो रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग भी पढ़ा हम लोगों ने कि अलकनंदा और पिंडार नदी पर है। ठीक है, तो ऐसे करके टिहरी डैम बता सकते हैं भागीरथी नदी पर है, भील गंगा और भागीरथी नदी पर है। और ऐसे करके ही देवप्रयाग बता सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे तो आसान होगा। एक बार मैं फिर से ट्रिक को दोहरा देता हूँ। जैसे विष्णु प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। तो अगर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो पाप धुल जाएंगे। आगे चलते हैं, कर्ण में मिलती है आपकी नदी पिंडार नदी। तो कर्ण दान के लिए फेमस है, पिंड दान। ठीक है, और रुद्र भगवान शिव मुंडी माला मंदाकिनी। ठीक है, देवप्रयाग में अगर देव की कृपा होगी तो सारे भाग खुल जाएंगे। तो भाग से याद रखिएगा भागीरथी। इतनी ट्रिक है, आप आसानी से भी याद हो जाएगा और नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामगंगा परियोजना के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही डिटेल क्वेश्चन था, इतना पूछना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। एक दो चीज़ें पता होती है। देखिए ये जैसे पूछ रहा है कि सिंचित क्षेत्र कितना है, ठीक है, कितना मेगावाट, तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर पेपर में आता है तो अगर चीज़ें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ना बेटर रहेगा इसको। ठीक है, रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। फिर भी क्वेश्चन कराने के उद्देश्य से बता देते हैं कि इसमें ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट है, मतलब जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर इसकी लंबाई है, तो इतनी मीटर नहीं है। और बाकी इसके पॉइंट सही हैं। कालागढ़ जो ये अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी जो होती है, जो उत्पादन होता है, जो कहाँ से बाइट बांध बना हुआ है, तो कालागढ़ उत्तराखंड में एक जगह है कालागढ़, वहाँ से ये रामगंगा परियोजना शुरू होती है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने बात करी कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे जो टॉलेस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, वो हम लोगों ने टिहरी पढ़ा। और लॉन्गेस्ट डैम तो पता ही होगा कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो हीराकुंड डैम है, जो कि 4.5 किलोमीटर लगभग लंबा है। ठीक है, तो हीराकुंड जो डैम है वो महानदी नदी पर है, महानदी पर हीराकुंड डैम। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर सीमा पर स्थापित है, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस पर विवाद भी है। ठीक है, विवाद भी है क्योंकि जल संग्रहण की किस्में कितना होगा, इस पर विवाद है महानदी नदी पर। तो हीराकुंड डैम को ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आता है कि इसमें कह रहा है विश्व में कृषि क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो भारत में कह रहा है कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है उष्ण मानसूनी जो जलवायु है भारत में, इसके कारण कृषि में विविधता है और डाइवर्सिफाइड है और यहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं, तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है।
और ये भी करेक्ट है। तो ध्यान में रखिएगा जो जो कृषि योग्य भूमि है भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसको कहा जाता है कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं पर पूछे कि भारत में एरेबल लैंड, जो कृषि योग्य भूमि है, अगर पूछे एरेबल लैंड, तो एरेबल लैंड में भारत दूसरे नंबर पर रहता है, ठीक है। कल्टीवेटेड मतलब कितने लैंड पर, जैसे ये एरिया है तो कितनी क्रॉप एक्चुअली ग्रो हो रही है, अभी इस टाइम पे कितनी, प्रेजेंट टाइम में कितनी हो रही है। अरेबल लैंड में कितनी हो सकती है, कि मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी दो एरिया है, कितनी हो सकती है, तो अरेबल लैंड, तो इसमें भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन कल्टीवेटेड लैंड में नंबर 1 पर है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साइंस के भी क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में थोड़ा कर लेंगे, कि जहाँ जहाँ से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब एक साथ निपटा देंगे। तो थोड़ा सा चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और जैसे जो भी वर्क हो रहा है इस पर, तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग PYQ तो कर ही नहीं, साथ में जितने भी उससे क्वेश्चंस UP PCS पूछता है वो सारे एक साथ हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फिर।